दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि द विज़न थिंक आईएएस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में बिहार राज्य विशेष पर चर्चा करेंगे। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पहली बार भारत में छेड़ा गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। हालांकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के क्रम में आरंभ हुआ था, किंतु इस आंदोलन के मूल में भी भारतीय मुसलमानों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना थी। इससे पूर्व 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो चुका था तथा राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार की कारगुजारियों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों असंतुष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा यह वादा किया गया था कि मित्र राष्ट्रों की विजय की स्थिति में तुर्की के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, किंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य की बंदरबाट आरंभ हुई। इससे विश्व के अन्य मुसलमानों के साथ भारतीय मुसलमानों का भी असंतोष भड़का। 1919-1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता स्थापित करना तथा तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना था। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया तथा ब्रिटिश सरकार के समक्ष खलीफा के साथ न्याय करने की मांग रखी गई। इस आंदोलन के आरंभ में मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं। पहला नरमपंथी गुट, दूसरा इस आंदोलन को संवैधानिक रास्ते पर लेकर चलने के लिए उत्सुक था। कौन था? नरमपंथी गुट। और दूसरा था गरमपंथी गुट, जो हिंदुओं को इस आंदोलन से जोड़कर एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ना चाहता था। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। इसी दौरान मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि की शर्तों के प्रकाशन के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में उबाल आ गया। गांधी जी ने इस संधि का विरोध करने का फैसला किया तथा उन्होंने शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोहों के बहिष्कार का निर्णय लिया। गांधी जी के इस बयान का बिहार में स्वागत हुआ तथा 30 नवंबर को पटना में आयोजित सभा में हसन इमाम ने शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया। मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी मुसलमानों ने इन समारोहों का बहिष्कार किया। 1920 ईस्वी में इस आंदोलन के प्रभाव में और भी व्यापकता आई। 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल का आयोजन किया। इसी बीच खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली ने पटना आकर कई सभाओं को संबोधित किया तथा अप्रैल एवं मई के बीच मजहरुल हक ने बिहार के अनेक भागों की यात्रा की। उन्होंने मोतिहारी तथा छपरा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा खलीफा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार की जानकारी दी तथा इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की अपील की। 15-16 मई 1920 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश की कांग्रेस कमेटी तथा बिहार प्रादेशिक सभा द्वारा भी पारित किया गया। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम तथा उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने तथा तुर्की पर आरोपित संधि शर्तों की भर्त्सना करने की अपील की। 1 अगस्त 1920 को पटना में आयोजित एक सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता के साथ ही के शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया तथा वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? पटना में आयोजित एक सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता के साथ ही के शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दिया और वकील मोहम्मद जुबैर ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। इस तरह अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ सक्रिय होने लगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित किया गया था, किंतु बिहार में इसके पूर्व असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था तथा राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। जनवरी 1920 में गांधी जी तथा अली बंधुओं ने वायसराय से मिलकर खलीफा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के प्रश्न को उठाया। साथ ही मोहम्मद अली ने इंग्लैंड जाकर प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के समक्ष भी इस प्रश्न को रखा, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गांधी जी ने खलीफा के साथ किए गए अन्याय तथा हंटर कमीशन के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति की गई लीपापोती के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस तरह अब असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन साथ साथ चलने लगे, लेकिन असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के सामने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा गौड़ होने लगा। वहीं खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेताओं तथा संस्थाओं का ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया जाने लगा तथा तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के साथ ही खिलाफत आंदोलन का या खिलाफत का प्रश्न समाप्त हो गया और अंततः 1924 ईस्वी तक यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। जहाँ तक इस आंदोलन के प्रभावों का प्रश्न है तो इसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की थी। इस आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी बढ़ी। वस्तुतः इस काल में अंग्रेज हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने हेतु प्रयासरत थे। ऐसे समय में खिलाफत के मुद्दे पर सांप्रदायिक एकता को सुदृढ़ करने के सुअवसर को गांधी जी छोड़ना नहीं चाहते थे। गांधी जी द्वारा खिलाफत के मुद्दे, जो कि एक धार्मिक मुद्दा था, को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के संदर्भ में उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। किंतु इसे गांधी जी की राजनीतिक भूल मानना ऐतिहासिक प्रविष्टियों को ना समझना है। चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन दोनों में साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों की प्रधानता थी। साथ ही खिलाफत आंदोलन किसी अन्य धर्म के खिलाफ चलाया गया आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी बढ़ी तथा आंदोलन में व्यापकता आई। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में एक झटके में परिवर्तन करते हुए समाज के सभी वर्गों को आंदोलन से जोड़कर इसे व्यापकता प्रदान की। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय जनमानस में निराशा का माहौल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने इस आशा में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार भारतीयों के हित में कुछ करेगी। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा पंजाब में मार्शल लॉ की घटना ने उनकी सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। अब जनता समझ चुकी थी कि अंग्रेजी शासन सिवाय दमन के उन्हें कुछ और नहीं देने वाला। वहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में निहित दोहरी शासन प्रणाली, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में पूरे मामले की लीपापोती का प्रयास तथा विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने जनता के असंतोष को और उग्र किया। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार ने भारतीय मुसलमानों को भी क्षुब्ध कर दिया। इन सभी परिस्थितियों के कारण भारतीय जनमानस का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हो गया, जिसके फलस्वरूप सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया तथा गांधी जी द्वारा असहयोग संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया। यद्यपि इस प्रस्ताव का चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, किंतु मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से यह प्रस्ताव पास करा लिया गया। फलतः 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर आंदोलन की विधिवत शुरुआत की। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के तहत उपाधियों, प्रशस्तियों, पत्रों को लौटाया गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना तथा स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव था। साथ ही हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देने व हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात की गई थी। इन कार्यक्रमों पर अमल करने हेतु कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में कई परिवर्तन किए गए। कांग्रेस के दैनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास तेज हो गए। इस तरह कांग्रेस के संगठन का दायरा बढ़ने के साथ ही उसका विकेंद्रीकरण भी किया गया।
इन सभी कार्यों का राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बिहार भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहा। राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ, जिसमें गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी इस आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। इस आंदोलन के दौरान मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी सहित अनेक नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया तथा वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। इस्तीफा देने वाले वकीलों में मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह तथा दीप नारायण सिंह प्रमुख थे। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम वापस ले लिया। इनमें पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर तथा बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शफी प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना में मोहम्मद फजलुल रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद को इसका प्राचार्य बनाया गया। वहीं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्र पढ़ाई छोड़कर मजहरुल हक के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। मजहरुल हक ने दीघा में रहने वाले अपने मित्र खैरूमिया की ज़मीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया, जहां पर इन छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया और आगे चलकर बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय बना। फिर से देख लेते हैं। वहीं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्र पढ़ाई छोड़कर मजहरुल हक के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। मजहरुल हक ने दीघा में रहने वाले अपने मित्र खैरूमिया की ज़मीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया, जहां पर इन छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया और आगे चलकर बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय बना। गांधी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की अपील पर 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। मजहरुल हक को इसका कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति नियुक्त किया गया। पूरे राज्य में इस विद्यापीठ से संबद्ध राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना की गई, जिसमें प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था थी। राज्य में असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरुल द्वारा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का न्यूज़पेपर का प्रकाशन शुरू किया गया। इसी बीच नवंबर 1921 में 1921 में ब्रिटेन के युवराज के भारत आगमन के विरोध में बिहार प्रांतीय सम्मेलन द्वारा बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। इस समिति में खिलाफत कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई। इस दल की स्थापना का उद्देश्य प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया तथा नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। इस आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ। इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, नेशनल फ्लैग का, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति की। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया। इसी बीच लगभग 2 साल तक चले इस आंदोलन में जनता का धैर्य टूटने लगा तथा आंदोलन हिंसक होने लगा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसी दौरान बिहार में मजहरुल हक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह यह आंदोलन समाप्त हो गया। महत्व देख लेते हैं। हालांकि स्वराज के लक्ष्य को लेकर चला यह आंदोलन अपने लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया, किंतु इसकी उपलब्धियां काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं। इस आंदोलन ने पहली बार देश के हर क्षेत्र तथा हर वर्ग से संबंधित लोगों को आंदोलन से जोड़ा। अब कांग्रेस पर इस बात का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि वह मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन ने जनता में आत्मविश्वास तथा आत्माभिमान
जागृत किया, जिसके दम पर लोग ब्रिटिश कानूनों की खुली अवज्ञा करने की हिम्मत जुटा पाए। इसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित करवाया तथा आज़ादी की भूख जगाई, जो आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। इस आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी तथा सांप्रदायिक एकता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी थी, किंतु गांधी जी इस आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच गांधी जी की 11 सूत्री मांग को इरविन के द्वारा अस्वीकार किए जाने के पश्चात अब एक रास्ता ही बचा था, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस प्रकार 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की। नमक कानून का उल्लंघन इस बात का प्रतीक था कि अब भारतीय ब्रिटिश निर्मित कानूनों के अधीन नहीं रहना चाहते। इन आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में नमक कानून भंग करना, सरकारी कॉलेज एवं सेवाओं का परित्याग करना, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, करों का विरोध तथा महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना आदि था। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। बिहार में समुद्र तट की अनुपस्थिति में अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया। बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना तथा शाहाबाद आदि जिले इसके प्रमुख केंद्र रहे। मुजफ्फरपुर में इसका नेतृत्व रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंदन सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह तथा छपरा एवं सीवान में राम रक्षत ब्रह्मचारी ने किया। सीवान में नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन कर नमक की पुड़िया बेची गई तथा इसे नमक की पुड़िया नहीं बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया कहा गया। जैसे जैसे आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने लगा, सरकारी दमन चक्र अपने कठोरतम रूप में सामने आया। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा इसे नियंत्रित करने के क्रम में अत्याचार किए गए। जब 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए तो बिहार में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकानों के आगे धरना देकर इनके बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। बिहार में स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार ने इतना जोर पकड़ा कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ। बिहार का चंपारण जिला इसमें अव्वल था। चंपारण जिले के सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी तथा मझौलिया थाने इससे सर्वाधिक प्रभावित थे। इसके अलावा सारण, पूर्णिया, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। इसी बीच भागलपुर जिले के बिहपुर में सत्याग्रह कर रहे लोगों पर कठोरता से पुलिस का दमन चक्र चला। इस पुलिस अत्याचार के विरोध में बिहार काउंसिल के अनंत प्रसाद, कमलेश्वर सहाय, श्यामा नारायण सिंह तथा नवल किशोर सिंह ने त्यागपत्र दे दिया तथा पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में द्वारकानाथ, राजेंद्र प्रसाद तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता का त्याग कर दिया। 15 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की सज़ा दी गई। आंदोलन की तीव्रता तथा इसके बढ़ते प्रभाव से घबराई सरकार ने समझौता करना उचित समझा और 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस तरह आंदोलन स्थगित हो गया। गांधी इरविन समझौते के एक बिंदु के तहत ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं के बीच लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित था, किंतु इस सम्मेलन के दौरान उभरे मतभेदों के कारण यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात पुनः इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की शुरुआत में ही 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, मथुरा प्रसाद आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1932 को एक बार फिर से बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार और सतर्क हुई और कठोर दमन चक्र चलाया गया।
मोतिहारी, बेगूसराय, रोसड़ा, तारापुर में पुलिस गोलीबारी में कई आंदोलनकारी शहीद हुए। इस घटना के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को विशेषाधिकार अध्यादेश जारी करना पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी द्वारा हरिजनों के उद्धार तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु कार्य करने का संकल्प लिया गया। बिहार में उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हुए हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गईं। अब गांधी जी सामूहिक सविनय अवज्ञा की जगह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव लेकर आए। बिहार में इनके इस प्रस्ताव का प्रभाव देखने को मिला। अनेक सत्याग्रही इस आज्ञा पालन के क्रम में जेल गए। इसी बीच 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी का पटना आगमन हुआ। पटना आ गए गांधी, जहां उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की तथा इस तरह बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अनुमोदन के पश्चात यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके महत्व को देखते हैं। ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के क्रम में किए गए आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन के दौरान जनता की भागीदारी अपने पूर्व के आंदोलन से 3 गुनी थी। ब्रिटिश व्यापार तथा ब्रिटिश सरकार को भारत से होने वाली आय में भारी गिरावट देखने को मिली। शराब तथा भू राजस्व से होने वाली सरकार की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। इस आंदोलन ने भारत के बहुत बड़े सामाजिक वर्ग को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का कार्य किया। इस आंदोलन को जिस तरह गरीबों तथा निरक्षर लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ वह अद्भुत एवं अपूर्व था। महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण था। इसी आंदोलन के जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया। हालांकि इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी पूर्व के आंदोलनों की तुलना में नगण्य रही। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी शक्तियों को कमज़ोर करने के उद्देश्य से सांप्रदायिक मतभेद को उभारने का प्रयास किया, किंतु मुसलमानों की भागीदारी को महत्वहीन करार नहीं दिया जा सकता। पश्चिमोत्तर प्रांत में इसकी या इनकी भागीदारी ज़बरदस्त थी। किसकी? मुसलमानों की। साथ ही बिहार में अत्यंत प्रभावशाली तरीके से सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह साबित कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग तो प्राप्त करना चाहती थी, किंतु भारतीयों के पक्ष में किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि गांधी जी तथा नेहरू जैसे लोग यह कभी नहीं चाहते थे कि फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चल रहे मित्र राष्ट्रों का यह अभियान असफल हो, किंतु उनका मानना था कि सरकार का विरोध न करने का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार को भारत की जनता की इच्छा जाने बगैर उसके भाग्य निर्धारण का अधिकार है। युद्धकालीन परिस्थितियों ने जनता के असंतोष को और बढ़ाने का काम किया। साथ ही जापानी सेना के भारतीय सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में बढ़ते प्रभाव ने राष्ट्रवादी नेताओं को चिंतित कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने कांग्रेस को यह चुनौती दे डाली कि अगर संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके पश्चात कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में 14 जुलाई 1942 को गांधी जी के इस निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। 1 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक सभा का आयोजन कर वर्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के साथ ही भारत छोड़ो की मांग की गई। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी का स्पष्ट निर्देश था कि अगर आंदोलन शुरू होने से पूर्व नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो जनता अपने स्वविवेक से इस आंदोलन के निर्देशों का पालन करे। गांधी जी ने अपने भाषण के माध्यम से समाज के सभी विभिन्न वर्गों को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी करते हुए कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें। राजा महाराजा अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें तथा इन रियासतों में निवास करने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करे। किसानों के लिए कांग्रेस का निर्देश था कि जो किसान जिस ज़मीन पर खेती करता हो वह ज़मीन उसी की है।
ज़मींदारों को किसान का साथ देना चाहिए। अगर ज़मींदार सरकार का साथ दे तो उसे कर ना दिया जाए। 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन छिड़ गया। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार की भी इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही। 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात की गई। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा अध्यादेश लागू कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय चरखा संघ तथा बिहार केंद्रीय राहत अधिकोष के खातों को भी जब्त कर लिया गया। 10 अगस्त को सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का कार्यालय था, को भी जब्त कर लिया गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के विरोध में प्रांत में प्रदर्शन तथा सभाओं का दौरा आरंभ हो गया। सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़ताल का आयोजन हुआ तथा राष्ट्रीय झंडे लगाए गए। 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए तथा अनेक घायल हो गए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह तथा जगपति कुमार थे। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में बंद का आयोजन हुआ। इस दिन पटना के कांग्रेसी मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार में रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया। तार तथा टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं। डाकघरों, थानों, रेलवे स्टेशनों आदि सरकारी इमारतों को जला दिया गया तथा पुलिस पर आक्रमण किया गया। सरकार के कठोर दमन चक्र के बावजूद मुजफ्फरपुर, मीनापुर, पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया, शाहाबाद, कुर्था, अरवल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर आदि क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई तथा क्रांतिकारियों ने कई स्थानों पर कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज को ठप कर दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंसा एवं पुलिस दमन के कई उदाहरण देखने को मिले। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया। दरभंगा में कुलानंद वैदिक तथा सिंधवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। चंपारण में एक पृथक सरकार का गठन भी किया गया। मुजफ्फरपुर के समीप थाने को आग के हवाले कर दिया गया तथा गया जिले में कुर्था थाने में झंडा फहराने के क्रम में श्याम बिहारी लाल मारे गए। छोटे नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने, खासकर ताना भगत आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती पेश की। जमशेदपुर स्थित टिस्को एवं डालमिया नगर स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज़ के श्रमिकों ने भी हड़ताल का आयोजन किया तथा विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया। बिहार में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में एक जुलूस का आयोजन हुआ। पुलिस ने जब इस जुलूस पर लाठीचार्ज करना चाहा तो इन्होंने "पुलिस हमारा भाई है" का नारा लगाया। इस नारे से प्रभावित होकर पुलिस के जवानों ने लाठी चलाने से इनकार कर दिया। बिहार के हजारीबाग, पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तथा दरभंगा आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी सरकारों का भी गठन किया। गांव में पंचायतों की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 134 लोग मारे गए। 134। हालांकि सरकारी दमन से इस आंदोलन को दबा दिया गया, किंतु सरकार अब समझ चुकी थी कि देश की आज़ादी का प्रश्न अब सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि संपूर्ण देश का प्रश्न बन चुका है। अर्थात ब्रिटिश सरकार के साथ अब जो भी बातचीत होनी है उसमें सत्ता हस्तांतरण का ही सवाल अहम था। इसी बीच गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया तथा कांग्रेस पर लगा प्रतिबंध भी समाप्त कर दिया गया।
अब सरकार एक ऐसे प्रस्ताव को लाने की कोशिश में थी जिससे आने वाले समय में मुठभेड़ की इस स्थिति से बचा जाए। इस प्रकार विविल प्रस्ताव के आधार पर जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। इससे पूर्व सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर किया जा चुका था। इस तरह संघर्ष का यह दौर समाप्त हुआ। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जेपी की भूमिका। रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण जेपी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी तथा इस आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने के प्रयासों से जनता में नेतृत्व विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर हजारीबाग स्थित सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात अपने साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, सूरज नारायण सिंह तथा शालीग्राम के साथ जेल की दीवारों को लांघकर भागने में सफल हुए। यहाँ से भागकर उन्होंने नेपाल में शरण ली तथा अपने सहयोगियों कार्तिक प्रसाद तथा ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के सहयोग से आज़ाद दस्ता का गठन किया। इस दस्ते के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ करना था, जिससे उसके युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नवयुवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने हेतु एक केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही यहां आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र तथा बिहार प्रांतीय कार्यालय की भी स्थापना की गई। 1943 के आरंभ में नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में हुई, जिसमें युवकों को अग्निवस्त्रों या अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। आग वाले अस्त्रों को जो आग फेंकते हैं, जैसे गोला बारूद। इन केंद्रों पर क्रांतिकारियों को यातायात के साधनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व संचार साधनों को क्षति पहुंचाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। इन कार्यों को अंजाम देने के लिए 3 तरह के उपाय सुझाए जाते थे। साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों तथा औजारों का प्रयोग, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना तथा रासायनिक पदार्थों यथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री, कार्यालय आदि का विनाश करना। इन कार्यों को अंजाम देने के लिए 2 समूहों को निर्मित किया गया था। पहले समूह के अंतर्गत ऐसे लोग आते थे जो भूमिगत होकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे तथा दूसरा समूह व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से हिंसात्मक संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। आज़ाद दस्ता के गठन का मूल उद्देश्य युवकों में हिंसा तथा संघर्ष की भावना को सुनियोजित दिशा देना, साथ ही सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए साधन उपलब्ध कराना था। नेपाल के आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर तथा पूर्णिया में भी आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। इस समय जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज से भी संपर्क साधने का प्रयास किया, किंतु इसमें वह असफल हुए। अब उन्होंने इस दस्ते की गतिविधियों को पूरे बिहार तथा उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में फैलाने का निर्णय लिया। 1943 तक यह संस्था पूरी तरह संगठित हो गई थी। बिहार में इसकी पहली बैठक पूर्णिया के सिमैली गांव में आयोजित की गई, जिसमें इस संगठन को सैन्य तथा असैन्य 2 संगठनों में बांट दिया गया तथा दोनों के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। सैन्य संगठन का प्रमुख नरसिंह को बनाया गया तथा खुशहाल सिंह सैन्य विभाग के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। बिहार स्थित पूर्णिया शाखा ने इस संगठन को पूरे उत्तर भारत में फैलाने का कार्य किया। पूर्णिया शाखा का संचार नेटवर्क नेपाल तक विस्तृत था। इस शाखा ने सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया। ब्रिटिश शासन के दबाव में आकर नेपाल सरकार ने मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर नेपाल स्थित हनुमान नगर जेल भेज दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात आज़ाद दस्ता का नेतृत्व सूर्य नारायण सिंह तथा नित्यानंद सिंह ने किया। इन नेताओं के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता के कार्यकर्ताओं ने हनुमान नगर जेल पर हमला कर अपने बंदी नेताओं को छुड़ा लिया। इसके बाद वे कलकत्ता पहुंचे, वहीं से भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया। कलकत्ता स्थित मुगलपुर में आज़ाद दस्ता का अस्थायी केंद्र बनाया गया। दिसंबर 1943
में अपने दिसंबर 1943 में एक बार फिर जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी इसके पूर्व ही की जा चुकी थी। जुलाई 1944 में आज़ाद दस्ता के अंतिम महत्वपूर्ण नेता कार्तिक प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही इस संगठन की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने ऐसे समय में अपने मजबूत संगठन का एवं नेतृत्व के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया। जब सारे राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार हो चुके थे, अर्थात उन्होंने जनता को नेतृत्व विहीनता की स्थिति से काफ़ी हद तक उबारने का प्रयास किया। जेपी जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन से इतर भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। समाजवाद के मजबूत पैरोकार के रूप में प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस संगठन में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हुए संगठन के अंदर बने रहकर समाजवाद को मजबूत बनाने का प्रयास किया तथा इसी क्रम में कांग्रेस समाजवादी दल की भी स्थापना की, जिसमें इनके सहयोगी आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी आदि थे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में मजदूर एवं किसानों के हितों को भी जगह दिलाई। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के पश्चात बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। उन्होंने सियाराम दल की स्थापना की। इस दल के कार्यक्रमों में धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, सरकार का प्रतिरोध तथा जन संगठन निर्मित करना शामिल था। इस दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज, पूर्णिया आदि जिलों में था। बिहपुर क्षेत्र में इस दल द्वारा एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इस दल से जुड़े प्रमुख नेताओं में सियाराम सिंह, नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी थे। भागलपुर क्षेत्र में सक्रिय कुछ अन्य क्रांतिकारी दलों में परशुराम दल तथा महेंद्र गोप दल के नाम उल्लेखनीय हैं। बिहार किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका। रोल ऑफ स्वामी सहजानंद इन बिहार पीजेंट मूवमेंट। हालांकि बिहार में किसानों को संगठित करने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से 1922-1923 में शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का गठन किया जा चुका था। बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा देने में स्वामी सहजानंद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में 1889 को हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास की राह पकड़ ली थी। कुछ समय के पश्चात वे बिहार स्थित बिहटा में निवास करने लगे तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाली रैयतों की दारुण दशा को देखकर उन्होंने इन रैयतों को संगठित करने का प्रयास आरंभ किया और 4 मार्च 1928 को औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर इसे संगठित रूप देते हुए प्रांतीय किसान सभा का नाम दिया गया। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। यमुना काजी तथा गुरु सहाय लाल को प्रांतीय किसान सभा का मंडलीय सचिव बनाया गया। इसी वर्ष अर्थात 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की तथा किसानों में राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। 1929 तक इस संगठन की गतिविधियां व्यापक स्तर पर दिखाई देने लगी थीं। गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों पर किसान सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी की। इनकी प्रमुख मांगें नहर शुल्क में कमी, मालगुजारी कम करने तथा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जमींदार चिंतित हुए और इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1932 में एक जमींदार समर्थक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। 1929 में क्या हुआ था, इनकी जो प्रमुख मांगें नहर शुल्क में कमी, मालगुजारी कम करने तथा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगानी थी। तो इसको देखते हुए आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ज़मींदार चिंतित हो गए। उन्होंने क्या किया, इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डाला और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इन पे दमनकारी प्रक्रिया को लागू करने के लिए 1932 में एक ज़मींदारी समर्थक
राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई, जो इनके विरोध में की गई थी। इस पार्टी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था क्योंकि ज़्यादातर ज़मींदार कांग्रेस के संगठन से जुड़ाव रखते थे। तो मतलब कांग्रेस विरोध में थी किसानों के इस पार्टी के माध्यम से। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सहजानंद सरस्वती के आह्वान पर बड़े पैमाने पर किसान इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी समय जहानाबाद में एक सभा के दौरान जमींदारों ने किसानों पर हमले करवाए। इस घटना से क्षुब्ध होकर किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से किसानों की दयनीय स्थिति की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। अब वे किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। स्वामी सहजानंद, इनके इस कार्य में रामानंद मिश्र, कार्यानंद शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन शर्मा सहयोगी की भूमिका में रहे। 1936 में लखनऊ में स्थापित की गई अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को नियुक्त किया गया। इस घटना ने उन्हें एक अखिल भारतीय किसान नेता के रूप में स्थापित किया। 1936 तक बिहार में किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। इस वर्ष तक इसकी सदस्यता 25,000 तक पहुंच चुकी थी। इस संगठन को गांव के स्तर पर फैलाने में सहजानंद सरस्वती के साथ साथ कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने किसानों की समस्याओं तथा प्रमुख मांगों को कांग्रेस के मंच पर उठाने का प्रयास किया तथा जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से किसानों से संबंधित मुद्दों को कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित करवाने में सफल रहे। इस घटना ने किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि की। इसी का परिणाम रहा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस को किसानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किसानों की मांग के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। साथ ही सारण, चंपारण तथा मुंगेर की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा में भाग लेने से रोका। इस घटना ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल तथा किसान सभा के बीच मतभेदों को बढ़ाया। इन परिस्थितियों में सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन को स्वतंत्र रूप में चलाने का निर्णय लिया तथा किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाने लगा। इस समय बढ़िया ताल के इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ। क्या नाम था? बर्खास्त आंदोलन। तो फिर से देख लेते हैं इसे। इन परिस्थितियों में सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन को स्वतंत्र रूप से चलाने का निर्णय लिया और किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया। इस समय बढ़िया ताल के इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस की उपेक्षापूर्ण रवैये से किसानों का झुकाव साम्यवादी दल की तरफ हुआ और यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हो गया। इस तरह समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे किसानों को संगठित करने, संघर्षशील बनाने तथा किसानों की मांगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल करने में सफल रहे। इसी क्रम में उनका कांग्रेस से विरोध भी उत्पन्न हुआ। सहजानंद सरस्वती ने औपनिवेशिक शासन के साथ ही जमींदारी व्यवस्था का भी प्रबल विरोध किया ताकि इस व्यवस्था से पीड़ित भारतीय जनता को मुक्ति मिल सके। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में बिहार में सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म इन बिहार ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने की ज़रूरत से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। अगर और सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में इस भावनाओं को जन्म दिया। साथ ही कांग्रेस द्वारा शुरुआत में इस तथ्य से उदासीन रहना व मुस्लिम लीग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने इस भावना को और उग्र बना दिया। हालांकि बाद के वर्षों में कांग्रेस ने सांप्रदायिक विभेद का विरोध किया, साथ ही सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने हेतु प्रयास करती रही, किंतु तब तक स्थिति आगे निकल चुकी थी। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल सांप्रदायिक
विद्वेष को समाप्त करने हेतु दृढ़ संकल्पित था, किंतु उनके प्रयासों के बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता टूटती नजर आ रही थी। बिहार में इस विद्वेष के कारण प्रांत में सत्ता के उपभोग में हिस्सेदारी का प्रश्न तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाए जाने, उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आदि था। इसके साथ ही मुस्लिम लीग की धार्मिक प्रतिबद्धता ने इस कटुता को और भी बढ़ाने का काम किया। बिहार में मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभावों के बीच अगस्त 1937 में बिहार मुस्लिम लीग के कार्यकारिणी समिति ने बिहार के मंत्रिमंडल को मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने संबंधी प्रश्न उठाया तथा जिन्ना को पटना आने का निमंत्रण दिया। जिन्ना तथा अब्दुल अजीज़ ने स्थानीय संवैधानिक संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को लागू करने की मांग की तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाए जाने का विरोध किया। इसी बीच जुलाई 1938 में बिहार के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए और 26 अगस्त 1938 को मुस्लिम लीग द्वारा फिलिस्तीन दिवस पैलेस्टाइन डे मनाया गया। इस अवसर पर बिहार मंत्रिमंडल की सुरक्षा नीति तथा वर्धा योजना की निंदा की गई। पटना में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेसी नेतृत्व अपनी संस्कृति दूसरों पर भी लागू करने का प्रयास में लगी हुई है तथा भारत को हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। मुस्लिम लीग की मुख्य मांग लीग को मुसलमानों का एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में स्वीकार कराने की थी। देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ क्रियाशील थीं। इन लोगों ने पाकिस्तान योजना के पक्ष में लोकमत बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया तथा कुरान और हदीस को आधार बनाकर यह साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि एक राष्ट्र का सिद्धांत इस्लाम विरोधी तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके अनुकूल है। इसी बीच 1941 के मध्य में बिहार शरीफ में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाए जाने के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह सांप्रदायिक दंगे के रूप में परिवर्तित हो गया। सांप्रदायिक दंगे की भयावह स्थिति को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद ने प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में कांग्रेस शांति दल का गठन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु शांति दलों की स्थापना पर बल दिया। हालांकि 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की लोकप्रियता के आगे यह मुद्दा गौड़ हो गया, किंतु यह समस्या भारतीय राजनीति में गहरी पैड़ बना चुकी थी। अतः आंदोलन समाप्त होते ही पुनः उभर कर सामने आई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जहां कांग्रेस भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, वहीं मुस्लिम लीग विभाजन करो और भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी। 1944 में बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के आदेश पर राज्य में 23 मार्च को उर्दू दिवस तथा पाकिस्तान दिवस मनाया गया तथा 9 से 10 अप्रैल को गया में पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन बंगाल के प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने की थी। देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के उद्देश्य से गांधी जी ने राजगोपालाचारी प्रस्ताव के आधार पर जिन्ना से समझौता करना चाहा। हालांकि जिन्ना इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे, किंतु उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग पर गांधी जी की स्वीकारोक्ति चाहिए, जिसे गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। अतः यह वार्ता भी विफल हुई। मार्च 1946 में जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा की कि पाकिस्तान की मांग से इतर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस समय तक जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे तथा कांग्रेस के लिए अब उनकी उपेक्षा करना संभव नहीं था। इसी बीच वेवेल योजना के आधार पर 1946 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को मजबूती मिली और पाकिस्तान की मांग के मुद्दे पर मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रही। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के पश्चात 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप बंगाल में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। बंगाल का पड़ोसी होने के कारण बिहार भी इन दंगों के प्रभाव में रहा। बिहार के पटना, छपरा, जहानाबाद, बांका तथा भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। मुस्लिम लीग इस सांप्रदायिक तनाव का भरपूर लाभ उठाने हेतु प्रयासरत थी। इसी क्रम में 5 मार्च 1947 को गांधी जी का बिहार दौरा हुआ।
उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में सांप्रदायिक एकता व सामाजिक सद्भाव कायम करने हेतु अनेक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया, किंतु मुसलमान के ऊपर अब लीग का प्रभाव ज़्यादा था। बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने विस्थापितों के पुनर्वास की मांग के साथ बिहार विभाजन की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें पूर्णिया, दक्षिणी भागलपुर, दक्षिणी मुंगेर, जहानाबाद, नवादा तथा गया को मुस्लिम क्षेत्र बनाने का सुझाव था। इसके साथ ही बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग की किशनगंज में आयोजित बैठक में राजा गजनफर अली ने पूर्णिया तथा उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर तथा संथाल परगना को बंगाल प्रांत में मिलाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। फिर से देख लेते इसे। इसके साथ ही बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के किशनगंज में आयोजित बैठक में राजा गजनफर अली ने पूर्णिया, उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर तथा संथाल परगना को बंगाल प्रांत में मिलाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। अतः इन सभी परिस्थितियों की भयावहता को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रांत के गवर्नरों तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के आधार पर 3 जून 1947 को देश के विभाजन की घोषणा कर दी। हालांकि देश का एक विशाल बहुमत, जिसमें मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी शामिल था, इस विभाजन के खिलाफ था, लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मिता ने देश को विभाजन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और ना चाहते हुए भी सभी को विभाजन के निर्णय को विवशतापूर्वक स्वीकार करना पड़ा। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार। स्वदेशी आंदोलन की विफलता के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया। ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्वक कार्रवाइयों से क्षुब्ध बंगाल के युवकों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ी तथा बम व पिस्तौल की राजनीति की शुरुआत हुई। धर्मपंथी राजनीति की अव्यवहारिता तथा गर्मपंथी राजनीति की असफलता, आयरिश राष्ट्रवादियों व रूसी निहिलिस्टों के वीरतापूर्वक कार्यों आदि ने इन युवकों को व्यक्तिगत वीरता के इस मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल के क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाया। पुलिन दास के सुझाव पर अक्टूबर 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई तथा इस समिति के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। बंगाल का पड़ोसी होने के नाते बिहार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। बिहार में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुर दास थे। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंका गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील प्रिंजल कैनेडी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया तथा प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर बम कांड में इस घटना ने नवयुवकों को प्रेरित किया। इसके पश्चात रेवती नाग, चुनचुन पांडे, छोटन सिंह आदि नवयुवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई। रेवती नाग ने इस समिति के माध्यम से भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तथा सरकार के कठोर दमन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों में शिथिलता आई, किंतु असहयोग आंदोलन की असफलता, अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति तथा रूस में साम्यवादी व्यवस्था की सफलता ने भारत में पुनः इस विचारधारा को बल प्रदान किया तथा क्रांतिकारी आतंकवाद के द्वितीय चरण की शुरुआत की। इस दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में पटना युवक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस संघ से जुड़े महत्वपूर्ण नेता मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय तथा ब्रजनंदन प्रसाद आदि थे। इसी बीच 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह ने इनके नेतृत्व में
पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई, जिसके महामंत्री ज्ञाना साहा थे। पटना से प्रकाशित होने वाली युवक नामक मासिक पत्रिका ने बिहार में क्रांतिकारी भावनाओं को उभारने का सफल प्रयास किया। 1928 में बिहार के दलसिंह सराय में राजनीतिक डकैती की घटना सामने आई। इसके पश्चात 1929 में चंपारण के मौलनिया गांव में भी डकैती डाली गई। चंपारण डकैती से संबद्ध लोग थे जोगेंद्र शुक्ल, केदारमणि शुक्ल, परमानंद वलकू सिंह आदि। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए बम की घटना ने बिहार के नवयुवकों को भी प्रभावित किया। बिहार के क्रांतिकारी युवकों ने 15 जून 1931 को हाजीपुर मेल रेल का खजाना लूटने का प्रयास किया। हालांकि वे सफल नहीं हुए। इस तरह कहा जा सकता है कि बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का व्यापक विकास तो नहीं हुआ, किंतु इस दौरान छिटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां होती रही, जिसने बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम यहाँ पे बार बार क्रांतिकारी आतंकवाद नाम या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। सरकार ने आतंकवाद शब्द को हटा दिया है। तो रिवोल्यूशनरी हम यूज़ कर सकते, क्रांतिकारी सिर्फ यूज़ कर सकते, आतंकवाद शब्द का हमें यूज़ करना उचित नहीं लगता। धन्यवाद।